रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की सूरत-ए-हाल पे हम बात करेंगे, फिर कुछ इसराइल के मामले में नई डेवलपमेंट्स आई हैं अमेरिका से, इसराइल से, पाकिस्तान से, कतर से, वो मैं आपके सामने रखूँगा। और फिर इमरान खान साहब के हवाले से इम्पॉर्टेंट ख़बर है। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर में बात करते हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है और एक दरख्वास्त है ज़ाती हैसियत में कि हमारा मुस्तफ़ा बीमार है, तारिक मतीन भाई का बेटा, और वो काफ़ी लंबे अरसे से बीमार है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि वो अपना ख़ास रहम फरमाए, अपनी ख़ास मेहरबानी फरमाए। मैं भी दुआ कर रहा हूँ, आप सबसे भी गुजारिश है। और नाज़रीन, अब आ जाएँ आज़ाद कश्मीर की जानिब। तो आज़ाद कश्मीर में राब्ते का ब्लैकआउट हुआ था 28 तारीख को। 29 को इन्होंने ऐलान किया था कि हम अवामी एहतजाजी तारीख उठाएँगे, हमारे जायज़ मुतालबात हैं। एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे गंद मारना बंद करे, अवाम को हुक्मरानी का हक़ दिया जाए। जमहूरियत के लिए बात कर रहे हैं, अपने हुकूक के लिए बात कर रहे हैं और पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। तो एक दिन पहले ही इंटरनेट बंद कर दिया गया था। वहाँ पे तमाम राब्ते बंद हैं, इंटरनेट बंद है, मोबाइल फ़ोन बंद है, बाकी सर्विसेज भी बंद हैं। आप अगर कश्मीर में हैं तो आपके लिए बाहर इंफॉर्मेशन निकालना बहुत मुश्किल है। लोग बड़ी मुश्किल से वहाँ से इंफॉर्मेशन बाहर निकाल पाते हैं और बहुत कम ऐसा बंदोबस्त है कि मालूमात जल्दी से अब राह रास्त आ जाएं। अब हुआ यह है कि आज़ाद कश्मीर से रिपोर्ट हो रहा है कि लगातार जगह जगह फायरिंग हो रही है और पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर शेलिंग और फायरिंग जारी है। दूसरी जानिब से मुजाहिरीन जो हैं वो पथराव करते हैं पुलिस के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस पे, एफसी पे, रेंजर्स पे। तो मुजाहिरीन जो हैं वो पथराव करते हैं, जवाब देते हैं, रुकावटों को हटाते हैं ज़बरदस्ती, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो गोली चलाते हैं और शेलिंग करते हैं। और ये सिलसिला जारी है, अब 3 दिन हो गए हैं। डोडियाल में एक नौजवान शहीद हुआ, पहले ये इत्तला आई, ये मैं आज की बात आपको बता रहा हूँ। ये उमर नज़ीर कश्मीरी साहब ने ये बताया। फिर धीरकोट में 2 अफराद के शहीद होने की इत्तला आई और वहाँ कई लोग ज़ख्मी हो गए। ये इब्तदाई इत्तलात है। मुजफ्फराबाद में वहाँ पे जो जर्नलिस्ट है उन्होंने क्लेम किया कि 2 लोग वहाँ पे शहीद हो गए। फिर मुजफ्फराबाद में कल भी एक शहादत हुई थी। तो कश्मीर में जगह जगह फायरिंग हो रही है। बाग में भी शदीद फायरिंग की इत्तलात आई हैं। अब ये निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं, घरों के अंदर शेलिंग हो रही है। और ये बात वहाँ के जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि हमने तो ऐसा माहौल कभी सोचा भी नहीं था। हमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि पाकिस्तान से सिक्योरिटी फोर्सेज आएंगी और वो आकर आज़ाद कश्मीर के ऊपर लोगों के साथ ये करेंगी। ये वो वहाँ के जो मकामी सहाफ़ी हैं वो हमसे बात करते हैं या लोग हैं वो ये बता रहे हैं। निहत्ती अवाम के ऊपर गोलियां चल रही हैं और ज़्यादा लोग ये शिकवा कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि कर्नल फाइक को जब से वहाँ पे लाया गया है, ये लाहौर में होता था कर्नल फाइक, इसको अब मेरे ख्याल ब्रिगेडियर बना के वहाँ ले जाया गया है। इसके खिलाफ लोग बहुत बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ये मुजफ्फराबाद में बैठ के ये हालात पैदा कर रहा है। देखिए, एक ऑफिसर ये सारा कुछ करता है, गंद एक ही बंदा डालता होता है और जो मलबा है उसके नीचे पूरा इदारा दबा रहता है। बलूचिस्तान में एक ऑफिसर की हड दर्मी की वजह से आज तक वहां पे अमन वापस नहीं आया। और इसी तरह जो भी आज आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये जो भी करवा रहा है या जैसे भी हो रहा है, ये अगर बदअमनी पैदा हो गई और मुस्तकिल हो गई तो फिर क्या करेंगे आप? आपने मकबूजा कश्मीर के अंदर हालात नहीं देखे? भारत कितना जुल्म और जबर करने के बावजूद उन्हें नहीं दबा सका। आज उस तरह के मनाजिर जो है वो हम आज़ाद कश्मीर में देख रहे हैं बदकिस्मती से। एक ऑफिसर की बेशर्मी की कीमत जो है वो बलूचिस्तान आज तक उठा रहा है। सीखने का मौका है, कुछ सीख ले, लेकिन मोटी खोपड़ी में बात घुसती नहीं है। अब नाज़रीन, जो मुतज़ाद इत्तलात आ रही हैं और अनकन्फर्म्ड इत्तलात है, अभी तक ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन जो एक तंजीम है अवामी एक्शन कमेटी, उनके जो पेजेस हैं उनके ऊपर जो खबरें आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक हैं। और ये जो खबर है ये सुराब बरकत साहब ने भी शेयर की और कुछ लोगों ने की। तो ये खबर बता रही है कि अब तक 11 अफराद शहीद हो गए हैं और लगभग 150 के करीब अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये इनको गोलियां मारी गई हैं। और अगर ये हो गया तो इसका मतलब है तो 26 नवंबर वाला काम हो गया आज़ाद कश्मीर में भी। कश्मीर में और पाकिस्तान में फ़र्क ये है कि पाकिस्तान में गोली चलती है या गोलियां चलाई जाती हैं तो लोग वो जगह छोड़ जाते हैं, वहाँ से अपने ज़ख्मियों को उठाते हैं, वो जगह खाली हो जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर में लोग इलाका खाली नहीं कर रहे।
لوگ اپنے زخمیوں کو ہٹاتے ہیں، تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں، دوسری طرف سے پھر آتے ہیں، کیونکہ وہ ہر حال میں اس لڑائی کو جیتنا چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پرامن طریقے سے ریاستی جبر کا مقابلہ کرتے ہوئے کسی نہ کسی طرح اپنے حقوق حاصل کر لیں۔ ایک طرف مذاکرات کی بات کی جاتی ہے، دوسری طرف اسٹیٹ بلٹ چلائی جا رہی ہیں، لگاتار گولیاں چل رہی ہیں، اور اس کے اندر باقاعدہ اب تو ویژولز آ رہے ہیں کہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں، بندے اٹھا کے لے جائے جا رہے ہیں۔ ایک جگہ سے ویژولز آئے، وہاں پہ وہ پولیس والے کو گولیاں لگ گئی، ایک دو پولیس والوں کو بتایا جا رہا ہے، ایک کے تو ویژول بھی میں نے دیکھے، اس کو گولی لگ گئی، وہ بیچارہ پڑا ہوا ہے وہاں پہ، اور جو مظاہرین ہیں وہ اسے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ اور مظاہرین نے بتایا کہ جناب یہ پولیس والا ایف سی کو ملا کر رہا تھا کہ گولیاں مت چلاؤ، ایف سی نے اتنی گولی چلائی اس کو بھی گولی لگ گئی، اور اب یہ پولیس والا ڈال دیا جائے گا مظاہرین کے کھاتے میں جو اس کو اسپتال پہنچا رہے ہیں۔ جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ایک رہنما ہیں انہوں نے بتایا اور میڈیا کے اوپر بتایا کہ سی ایم ایچ کے اندر ہم لے کر گئے اپنے زخمیوں کو، ڈاکٹروں نے علاج کرنے سے انکار کر دیا، اور ان زخمیوں میں سے بھی ایک شہید ہو گیا، اور وہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ کیا ہو گیا، ڈاکٹروں نے تو حلف لیا انسانی جان بچانے کا، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کا علاج نہیں کرتے اور ہم اس کا خیال نہیں رکھ سکتے۔ اب وہ بندہ شہید ہو گیا، اس کے اوپر بھی بڑا غم و غصہ ہے۔ بار بار پولیس والے بھی منع کر رہے ہیں، لیکن سیکورٹی فورسز جو باہر سے آئی ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اسلام آباد پولیس کے بہت سارے اہلکار یرغمال بن گئے، شہریوں نے ان کو پکڑ لیا، وہ ڈرے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد شہریوں نے ان کو بحفاظت وہاں سے نکالا اور اسلام آباد کا رستہ دکھایا کہ جناب آپ اسلام آباد واپس جائیں، آپ کا یہاں کوئی کام نہیں ہے، ہم یہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں یہاں کی جعلی حکومت کے خلاف، اور ان سے ہم اپنا حق لیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا ناظرین، اسلام آباد میں جب 25 نومبر کی رات قافلہ پہنچ رہا تھا، 25-26 کی رات، تو اس وقت خبر آئی تھی کہ 4 رینجرز اہلکار ہمارے جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ اب ہمارے جو رینجرز اہلکار وہاں پہ شہید ہوئے تھے نا، وہ ایک تیز رفتار گاڑی نے ان کو ٹکر ماری تھی اور حادثے کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ بعد میں وہ لڑکا بھی پکڑا گیا، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے تعلق بھی کوئی نہیں تھا، اس نے اعتراف جرم بھی کر لیا، وہ معاملہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اس کی ایف آئی آر اور سارا معاملہ اٹھا کے پاکستان تحریک انصاف کے کھاتے ڈال دیا گیا، اور حکمرانوں کے بیانات تک آ گئے، اور آج تک وہ جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔ اسی طرح جو ایف سی نے گولی چلائی اور وہ پولیس والے کو لگ گئی، مظاہرین اس کو اٹھا کے کندھے کے اوپر لے کر جا رہے ہیں، اگر وہ پولیس والوں کے ساتھ ہوتا تو پولیس والے لے کر جا رہے ہوتے، لیکن یہ بھی کوشش کی جائے گی ان کے کندھے پہ ہی ڈال دیا جائے۔ تو ناظرین، لگاتار وہاں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں، وہ خطرناک اطلاعات ہیں، لگاتار آ رہی ہیں آزاد کشمیر سے، اور حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کشمیری ابھی تک ڈٹے ہوئے کیوں ہیں، یہ سوچا آپ نے؟ کیونکہ یہ لیڈر لیس ہیں، ان کے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو ان کو روک لے کے رک جاؤ، کسی کے بعد یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ایک آواز دے کے رک جاؤ، واپس آ جاؤ میں بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی ایک کو بلیک میل نہیں کر سکتی، یعنی مثال کے طور پہ ان کے ساتھ گنڈا پور نہیں ہے، یعنی عمران خان صاحب گنڈا پور کو بندے دے کے بھیجتے ہیں اپنے، وہ 1-1.5 لاکھ بندہ، اور یہ اتنے 1-1.5 لاکھ بندے نہیں ہیں، یہ ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگ نکلے ہوئے ہیں، کہیں پہ 10,000، کہیں پہ 15,000، کہیں پہ 5,000، کہیں پہ 25,000، یہ ایسے الگ الگ جگہوں پہ نکلے ہوئے اور بہت ساری جگہوں پہ نکلے ہوئے ہیں۔ تعداد تو ان کی بہت زیادہ ہے، لیکن ابھی یہ اکٹھے ہو رہے ہیں مظفر آباد کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، اور سرکار پوری کوشش کر رہی ہے یہ مظفر آباد میں داخل نہ ہو سکے، کیونکہ سرکار یہ جانتی ہے کہ جب یہ مظفر آباد میں داخل ہو گئے تو ان کے پاس لاشیں ہیں اب، اور ہم نے ان کو لاشیں دے دی ہیں، یہ بہت غصے میں ہیں، تو ان کا مقابلہ نہیں کیا جا سکے گا۔ لیکن لوگ بار بار یہ تلقین کر رہے ہیں تمام رہنما کہ پرامن رہیں، ہم نے جھگڑا نہیں کرنا۔ جہاں پہ بھی پولیس والے، ایف سی والے ان کے قابو آتے ہیں، یہ ان کو مارتے نہیں ہیں، ان کو نکالتے ہیں، رستہ دیتے ہیں۔ تو یہ بڑی پازیٹیو چیز ہے اور اس سے سیکھ کے آگے بڑھنا چاہیے۔ اب گنڈا پور صاحب کا دیکھیں نا، پاکستان میں کیا ہوا، گنڈا پور صاحب گئے، ڈی چوک پہنچے، کیونکہ ایک لیڈر تھا، گولی چلی، وہ نکل گیا فوراً، گولی چل گئی بھی، نکلو گولی نہ لگ جائے، تو گنڈا پور نکل گیا وہاں سے۔ گنڈا پور کے نکلتے ہی عوام نے کہا بھی لیڈر بھی چلا گیا، سب ختم ہو گیا، ہم نے کرنا کیا ہے یہاں پہ، گولیاں اندھا چل رہی ہیں، تو لوگ بھی چلے گئے، کیونکہ جو آدمی یہ کہہ کر لایا تھا کہ میرا نماز جنازہ پڑھ لینا، میری لاش بھی نہیں ملے گی، اس طرح کی کہانیاں سنا کے جو آیا تھا بندوں کو لے کر، وہ نکل گیا۔ تو اگر گنڈا پور کشمیریوں کی قیادت کر رہا ہوتا تو آج وہ بھی گھر چلے جاتے واپس۔ لہذا یہ جو بغیر قیادت کے لوگ نکلتے نا، یہ بڑا خوفناک کام ہے۔ بنگلہ دیش میں ہوا، یہی کام نیپال میں ہوا، سری لنکا میں ہوا، اور آج کشمیر میں ہم وہ معاملہ اس طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔
तो क्या पाकिस्तान इस तरफ बढ़ेगा, ये आने वाले दिनों में हम देखेंगे। गंडापुर ने जो दावा किया नादरीन, उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन पहले ज़रा इसराइल वाले मामले में चले जाएं। दो बातें तो क्लियर हो गई, और ये दो बातें डोनाल्ड ट्रंप ने भी क्लियर कर दी, ये दो बातें नेतन्याहू ने भी क्लियर कर दी, ये बातें जो इसराइली दिफाई एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो माहिरीन की राय आ रही है वो भी यही आ रही है। और कैटेगोरिकली वो ये बात कह रहे हैं कि नंबर एक, ट्रंप के मंसूबे या मुआहदे में फ़लस्तीनी रियासत का क़याम शामिल नहीं है, और ये पहले दिन से नहीं है। अब आपको कई लोग मंजन बेचेंगे जनाब पहले था अब नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। वो जो पहला मुआहदा सामने आया था, मैंने आपको जिस दिन मुआहदा शुरू हो रहा था, शहबाज शरीफ ने इसकी तारीफ भी नहीं की थी, उससे पहले मैंने मुआहदे के बारे में आपको बताया था एक शिक कि उसमें यह है कि सोचेंगे, बाद में सोचेंगे कि फ़लस्तीन को रियासत बनाना है या नहीं बनाना, बस इतना ही है। कोई फ़लस्तीनी रियासत का तस्करा उसमें नहीं है। एक तो ये बात क्लियर होगी, उन्होंने कहा जी कोई फ़लस्तीनी रियासत का क़याम जो है ट्रंप के मंसूबे में शामिल नहीं है। नंबर दो, गजा से इसराइली फ़ौज का इनखला नहीं होगा। तो फिर ये खे आपने मुआहदा किया है, आपने हासिल क्या किया? इसराइली फ़ौज रहेगी गजा के अंदर, तो फिर आपने क्या हासिल क्या किया आपने? जब इसराइल की फ़ौज गजा के अंदर मौजूद रहेगी, वो वहाँ से निकलेगी ही नहीं, तो हासिल क्या किया? और जब फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम ही नहीं किया जाएगा, तो फिर आपने हासिल क्या किया? आपने तो टकेगी को कामयाबी हासिल नहीं की। ये बात पहले दिन से सबको मालूम थी। अब ये चूरन बेचेंगे, बहाने बनाएंगे कि पहले हमें नहीं पता था, अब हमें पता नहीं, इनको पहले दिन से सारा पता था। ट्रंप ने भी लगभग ये बात पहले कर दी हुई थी और ये अखबारात में छप भी गई हुई थी। वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर थी, मैंने आपको पढ़ के भी सुनाई थी पहले। नेतन्याहू ने भी अब ये बात बड़ा कैटेगोरिकली उसने दोहरा दी है। फ़लस्तीनियों ने इसे अब तमाशा करार दे दिया। ये मैंने आपको AFP की रिपोर्ट पढ़ के सुनाई, उन्होंने बताया फ़लस्तीनियों ने ओवरऑल कहा कि ये एक तमाशा लगने जा रहा है और कुछ नहीं है, ट्रक की बत्ती है। हमास ने पहले शिकवा किया कि कई मरतबा मुआहदे हुए, उनकी खिलाफ वर्जी हमेशा इसराइल करता है। अमन के मंसूबे का मुसवदा अभी तक उन्हें दिया ही नहीं गया, और अब फाइनली हमास ने फारिग भी कर दिया। हमास ने साफ कह दिया कि जनाब हम नहीं मानते, और इस मुआहदे को हमास ने फारिग कर दिया। हमास का जो अब रद्द अमल है ज़रा वो देख लें आप। हमास के ऑफिशियल ने कह दिया कि ट्रंप का जो ये एक अमन मंसूबा है जो उसने दिया है, उसके अंदर फ़लस्तीनियों के लिए कुछ भी नहीं है और फ़लस्तीनियों का मफाद उसके अंदर नहीं है। ये कैटेगोरिकली अब हमास ने भी कह दिया, फ़लस्तीनियों ने भी कह दिया, और पाकिस्तान में भी शदीद रद्द-ए-अमल आ गया। हत्ता कि हुकूमत के अंदर से भी मुखालफत हो गई। वो मौलवी जो सो रहे थे जब उनकी किट लगी, उनकी बहुत बेइज्जती हुई पाकिस्तान में, और हम सारे डिजिटल मीडिया के लोगों ने बताया कि इनकी असल करतूतें क्या हैं। तो 4-5 दिन के बाद मौलवी अब आहिस्ता आहिस्ता जागना शुरू हुए। कल फजलुर रहमान साहब को अंगड़ाइयाँ लेके जागे थे वो, और उन्होंने हल्के फुल्के स्टेटमेंट दिए। आज तरीके लबैक वाले जागे हैं, उन्होंने कहा जी असी इसराइल को तस्लीम नहीं करने देंगे। पहले उन्होंने पूरे पाकिस्तान का इंतजार किया, जब सारा डिजिटल मीडिया खड़ा हो गया, जब पूरा मामला बन गया जी असी नहीं होने देंगे, अब वो कह रहे हैं ना। ये बोले शहबाज शरीफ की वो मुलाकात के ऊपर, जो जाके शहबाज शरीफ साहब ने एक अमेरिकन जूश कांग्रेस के सदर के साथ मुलाकात की, उसके ऊपर इनका कोई मौक़िफ़ अभी तक नहीं आया, और ना ही इनका कोई मौक़िफ़ वो खातून के हवाले से आया जो वज़ीर आज़म की फ़ाइलों तक जिनकी रसाई थी, और वो बार बार ज़ोर दे रही थी, और एयरफोर्स 1 के अंदर उन्होंने ट्रैवल किया, वज़ीर आज़म के साथ उस होटल में क़याम किया, वज़ीर आज़म के साथ ट्रैवल किया, और पाकिस्तानी सरकार का प्रोटोकॉल हासिल किया। वज़ारत ख़ारजा ने उनको बेहतरीन प्रोटोकॉल दिया अमेरिका में और बरतानिया में। तो ये सारे मामले में बोला ही नहीं, कोई बोला ही नहीं। अब गोगलुओं से मट्टी झाड़ने के लिए मैदान में आ रहे हैं। हत्ता कि ये हुआ नादरीन कि जो मीडिएटर है ना बीच में मुज़ाकरात करवाने वाला मुल्क, वो तो कतर है। कतर ने भी कह दिया है कि ये अमन मंसूबे के जो नकात हैं उनके ऊपर उनको भी एतराज़ है। उन्होंने कहा जी बहुत सारे नकात ऐसे हैं जिन पे वजाहत और मुज़ाकरात की ज़रूरत है। अभी तकाज़ा है इस बात का कि उनके ऊपर मुज़ाकरात भी किए जाएं मज़ीद, और वजाहत भी दे अमेरिका के ये हो क्या रहा है। हमारे वज़ीर आज़म ने पहले दिन गेम चक दी थी पकड़ के। आप अंदाज़ा करें कि सारी दुनिया अब आहिस्ता आहिस्ता कह रही है ये गलत काम हो गया। जो फ़लस्तीनियों की तंजीमें पाकिस्तान में दुनिया भर में वो कह रही है गलत काम हो गया, ठीक नहीं हुआ, ये किस तरफ आप लेकर जा रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने और आर्मी चीफ ने पहले दिन तय कर लिया एस्टेब्लिशमेंट ने कि नहीं जी नहीं, हमने तो ट्रंप साहब के कहने के ऊपर लब्बैक कहनी है। इन्होंने लब्बैक कह दिया और अब मुकरने का रास्ता भी नहीं छोड़ा। अब जाके डार साहब कहते हैं नहीं नहीं, ये तो वो मुआहदा नहीं है जो हमारे साथ बातचीत हुई थी, ये तो कोई और चीज़ है। डोनाल्ड ट्रंप अब इनको नहीं छोड़ेगा, ये फंस गए दोनों तरफ से। इधर अवाम नहीं छोड़ेगी, उधर डोनाल्ड ट्रंप नहीं छोड़ेगा।
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बंद कमरों के अंदर जो ये वादे करके आ गए हैं ना, मीठे मीठे मुंह बना के, हाथ बांध के, और जितनी गेम डोनाल्ड ट्रंप की ये उठाए, डोनाल्ड ट्रंप की तो खुशियां ही खत्म नहीं हो रही। उसकी पूरी जिंदगी में कभी किसी ने उसकी इतनी खुशामद नहीं की जितनी ये पाकिस्तानी वफद करके आ गया। वो भूल ही नहीं पा रहा, उसकी रोजाना दर्जनों मुलाकातें होती हैं, लेकिन जो खुशामद, जिस लेवल की खुशामद इन लोगों ने कर दी है, वो लेवल कोई मैच ही नहीं कर पा रहा। ट्रंप का वो नशा ही नहीं उतर रहा। वो जहां जाता है वो जाके कहता है ये बहुत अच्छे हैं दोनों, फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ, इनकी बहुत तारीफ करता है। तो इन लोगों ने बड़ी गेम उठाई है। तो अब जब गेम हाथ से निकलने लगी तो डार साहब ने कहा जी हमें जो बताया गया अमन मंसूबा इससे मुख्तलिफ है, हमसे बात हुई है वो बात नहीं है। ये जनाब पहले छुप छुपा के काम डालने लगे थे, फिर ये पकड़े गए बीच चौराहे में, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनको पकड़ लिया है, कौम ने भी इनको पकड़ लिया है। अब इनको भागने का रास्ता नहीं मिल रहा। तो जब माहौल बन गया तो मौलवी भी आहिस्ता आहिस्ता मैदान में आ रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, मैं आपसे बात करता गंडापुर की, तो फाइनली मैं एक चीज़ आपके सामने रख देता हूं। उस मामले में गंडापुर ने दावा किया कि अलीमा खानम एजेंट है बकौल गंडापुर के मिलिट्री इंटेलिजेंस की। मैंने मिलिट्री इंटेलिजेंस के ऊपर रिसर्च की, वैसे मुझे पहले भी पता था, लेकिन मैंने कहा जरा निकाल के देखते हैं वंस अगेन। तो मिलिट्री इंटेलिजेंस का जो इदारा है, ये आईएसआई की तरह का, जैसे आईएसआई एक इदारा है ना, वज़ीर आज़म के अंडर काम करता है। मिलिट्री इंटेलिजेंस जो काम करती है ये जीएचक्यू के यानी आर्मी चीफ के अंडर होती है। यानी आर्मी चीफ के ज़ेरे कमांड एक इदारा है या एक एजेंसी है जिसका नाम है मिलिट्री इंटेलिजेंस। उस मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक एजेंट भर्ती की हुई है बकौल अली अमीन गंडापुर के अलीमा खानम। और अलीमा खानम वो वाहिद खातून है जो आर्मी चीफ के ऊपर तनकीद करती है। इस पूरी जमात के अंदर अगर कोई खुल खुला कर आता है आर्मी चीफ के सामने तो वो अलीमा खानम है। इमरान खान का आर्मी चीफ के बारे में जितने बयान आते हैं उनमें 90% जेल से बाहर लाने वाला कौन है? अलीमा खानम। ये आपको अजीब नहीं लगता कि आर्मी चीफ के जेरे इंतजाम या उनके जेरे कंट्रोल या उनके अंडर चलने वाली एक एजेंसी की एक एजेंट आर्मी चीफ पे ही बार बार अटैक करे, उन्हीं को रगड़ा दे? ये कोई बात समझ आती है? तो गंडापुर की जैसे वो बात समझ नहीं आती ना कि इतने सारे पहाड़ क्रॉस करके 8 जिले क्रॉस कर लिए और रातों रात पता नहीं कौन सा कारनामा कर दिया सुपर ह्यूमन बीइंग बन के, जैसे वो बात समझ नहीं आती ना, ऐसे ये बात भी समझ नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि पूरे मुल्क में या पूरी पार्टी में एक ही एजेंट है मिलिट्री इंटेलिजेंस की, और वो मिलिट्री इंटेलिजेंस को जो हेड करता है उसके बॉस के ऊपर डायरेक्ट तनकीद की। हाउ इज इट पॉसिबल यार, फॉर गॉड सेक। गंडापुर साहब लोग मासूम जरूर हैं, पाकिस्तानी बहुत मासूम है, हमारे पश्तून भाई भी बड़े मासूम हैं, लेकिन बेवकूफ़ नहीं है, पागल नहीं है, दिमाग हमारा काम करता है, इतना तो हमें पता चल जाता है, और ये थोड़ी सी रिसर्च से चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो ये एक और कहानी इन्होंने सुनाई, और हर कहानी के अंदर एक अजीबोगरीब नया एंगल होता है गंडापुर साहब की, समझ से बाहर। बहरहाल ये इमरान खान साहब जाने और गंडापुर साहब जाने और अलीमा खानम साहबा जाने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाने, हमारा काम है चीज़ें आपके सामने रखना, उनके ऊपर एनालिसिस करना। मैंने ये चीज़ें आपके सामने एज इट इज़ रख दी हैं। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।